गुड आफ्टरनून बच्चों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टडी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, बोरोन फैमिली क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द पी सबशेल ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग करता है 13 टू 16 कंस्टिट्यूट 13 टू 18 कंस्टिट्यूंट पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इसके अंदर। नीचे देखो, जो इसकी फर्स्ट सीरीज़ होती है वो क्या होती है, 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17, 18, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये वाली है। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा ब्लॉक होता है उसको हम 13 ब्लॉक को हम बोरोन फैमिली बोलते हैं, कार्बन फैमिली 14 को, और नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और लास्ट पे हमारी कौन सी होती है, हेलोजन होती है 17 फैमिली, और लास्ट पे हमारी नोबल गैसेस की सीरीज़ होती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर तीन तरह के एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, एक तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। जो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये देखो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, पोलिनियम, टेलिनियम, ये सारे क्या हैं बेटा, ये मेटलॉइड होते हैं, क्योंकि इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है। और इससे पहले वाले एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन और लेड, ये सारे हमारे मेटल होते हैं। और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ये देखो ये सारे क्या होगी हमारे पास, नॉन मेटल। ओके, तो सिंपल। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जितना इसके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उतनी ही ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बेटा मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिंपल आप ऐसे याद रखो, जैसे कार्बन में जैसे बोरोन में हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें से 2 माइनस कर दो तो कितने आ गए, 3। तो सिंपल 3 इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ऐसे कार्बन में 6 होते हैं तो मैक्सिमम कितने हो, 2 माइनस करके 4 हो गया। ठीक है जी, तो ये मैक्सिमम होती है बेटा, मिनिमम कितनी भी शो कर सकता है, मैक्सिमम इतनी ही शो करेगा। ओके, तो अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी NS2 NP1 to 6, मतलब S ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 रहेगी, और P के अंदर 1 to 6 तक हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट ऑफ बोरोन फैमिली पढ़ेंगे आज हम। ठीक है जी, तो +1 के सिलेबस के अंदर हमारे पास टोटल 3 सीरीज़ हैं, बाकी की जो अगली 3 बचेंगी वो हमें +2 क्लास के अंदर एक्सप्लेन करनी होंगी। तो यहाँ पे हम आज हम बोरोन फैमिली पढ़ने वाले हैं। बोरोन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इनका यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया गया है, जैसे बोरोन का 5 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, गैलियम का 31, इंडियम का 49, थैलियम का 81। तो यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इनके जो आउटर मोस्ट में पी ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ओके, तो यहाँ पे इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है 13 ग्रुप एलिमेंट की। बेटा हम पी ब्लॉक एलिमेंट को मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम पढ़ के आए हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और पी में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। यहाँ पे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ग्रुप 13 का जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज़ होता है बेटा। दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ एनर्जी शेल, क्योंकि नंबर ऑफ़ एनर्जी शेल इंक्रीज़ होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है या एटॉमिक रेडियस
इंक्रीज़ हो जाता। पर यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन बनता है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम का लेस होता है और एलुमिनियम का ज़्यादा होता है। इसका कारण होता है जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव क्या होता है? अब देखो हम जब एलुमिनियम से गैलियम तक जाते हैं तो उनके बीच में डी ब्लॉक के 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ओके, टोटल 10 होते हैं ना डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो साइज़ बड़ा तो होता है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और जितना ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। ये हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन कर लेंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे तो यहाँ पे साइज़ देखो, सबसे कम साइज़ होता है बोरोन का, इसके ज़्यादा गैलियम, इससे ज़्यादा एलुमिनियम, इंडियम, फिर थैलियम। तो इजीली इस चीज़ को आप लर्न कर लोगे। और जो यहाँ पे एलुमिनियम और गैलियम की पोजीशन अलग अलग है, मतलब एलुमिनियम पहले आना चाहिए था बट गैलियम पहले आया, तो इसका कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट या फिर जेड इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी और एनर्जी। यहाँ पे जितना आयोनिक रेडियाई जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे अगर आयोनाइजेशन की बात करें तो बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, गैलियम की उससे कम, एलुमिनियम, फिर थैलियम, फिर इंडियम। ओके, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दिस इज़ नॉट अ रेगुलर चेंज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलरली चेंज नहीं होगी। यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट पहले तो डिक्रीज़ होगी बोरोन टू एलुमिनियम जाने के बाद। इसके बाद क्या होगा? इंक्रीज़ होगी डाउन द ग्रुप, मतलब एलुमिनियम के बाद जब गैलियम पे जाएंगे तो वहाँ पे इंक्रीज़ है, इंडियम पे और इंक्रीज़, थैलियम पे और इंक्रीज़। ओके ओके, तो नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इन दिस डिक्रीज़, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो ये डिक्रीज़ होता है मेल्टिंग पॉइंट, और फिर बाद में क्या होता है, गैलियम के बाद में जाके इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ये भी इरेगुलर ही होता है। यहाँ पे देखो सिंपल जो मेल्टिंग पॉइंट दिखाया गया है आपको, बोरोन से एलुमिनियम तक जाते हैं और फिर गैलियम जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2453 जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है बोरोन का, फिर इसके बाद एलुमिनियम का 932 आ जाता है, इसके बाद गैलियम का 303, और इसके बाद क्या हो गया, अब डिक्रीज़ नहीं होगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इंडियम से 430 और फिर थैलियम पे 576। ओके, तो बट बॉइलिंग पॉइंट के केस में ऐसा नहीं होगा, रेगुलरली डिक्रीज़ होगा। यहाँ पे पहले क्या होगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा बोरोन का, फिर एलुमिनियम को उससे कम, गैलियम का कम, इंडियम और थैलियम। ओके बेटा, तो यहाँ पे मेटेलिक करैक्टर की बात कर लेते हैं। द मेटेलिक नेचर, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है ऑफ एलिमेंट का, वो इंक्रीज़ होता है फ्रॉम बोरोन टू एलुमिनियम। जब हम बोरोन से एलुमिनियम जाते हैं तो इंक्रीज़ होता है। दिस इज़ ड्यू टू द स्मॉल साइज़, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, और हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है बोरोन टू एलुमिनियम तक। ओके, हाउएवर द मेटेलिक नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा स्लोली फ्रॉम गैलियम टू थैलियम। जब गैलियम से हम थैलियम जाते हैं, एलुमिनियम से गैलियम, गैलियम से इंडियम और फिर थैलियम जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर स्लोली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कारण वही कारण, शील्डिंग इफेक्ट। ओके, तो मे बी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आप लोगों को। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है रिएक्टिविटी, यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब देखो बोरोन फॉर्मली किसी चीज़ के साथ केमिकली रिएक्ट होती है, कहीं पे केमिकली रिएक्ट नहीं होती है। अब हमें वही पढ़ना है। अब है नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड, स्पीसीज इन विच द सेंट्रल एटम आइदर डज नॉट हैव 8 electron in the valence shell, or those which have 8 electron in the valence shell but can expand their covalent belong 4 due to the प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी मॉलिक्यूल। तो सिंपल ये क्या कह रहा है कि किसी के पास सेंट्रल मैटर के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करने की कोशिश करता है ये।
तो नेक्स्ट यहाँ पे नोट दिया है लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ दीज कंपाउंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जब हम लुईस एसिड कैरेक्टर को चेक करते हैं इन कंपाउंड के अंदर, तो जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा इनका जो डिक्रीज़ होगा ये सॉरी लुईस एसिड कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा, और इससे कारण क्या होगा, साइज ऑफ द एलिमेंट तो इंक्रीज ही होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, BX2AlX3, ये सिंपल है। जब भी हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, और लुईस एसिडिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज रहेगा। यहाँ पे बेटा एक्स ग्रुप को हमने डिनोट किया है हेलोजन फैमिली के साथ, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो। ओके, तो और जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टिविटी टूवर्ड द एयर। अब ये देखो, बोरोन फैमिली एयर के साथ रिएक्ट करती है नहीं करती, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर हम प्योर बोरोन की बात करें तो ये अनरिएक्टिव होता है एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। देखो बच्चों, प्योर बोरोन एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर, और यहाँ पे जब भी हम बोरोन को रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी पड़ती है, तब जाके वो रिएक्टिव होता है। तो अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो ये रिएक्टिव होता है एयर के साथ इन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दी हुई है बेटा। यहाँ पे जो ई लिखा है, ई हमारे पास एलिमेंट है। अब कोई सा भी एलिमेंट, चाहे बोरोन हो, चाहे एल्यूमिनियम और गैलियम, इंडियम, सारे किसी को भी, ये जनरल रिएक्शन है बॉक्स के अंदर जो बनाई गई है। तो आप यहाँ से देखना तो किस तरह से कंपाउंड बनते हैं, इजीली आप रिएक्शन को कर लोगे। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड वाटर। अब वाटर के साथ अगर प्योर बोरोन की बात करें, नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम जो होता है नॉट अटैचड बाय कूल्ड वाटर, एल्यूमिनियम कूल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसको हम हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करवाते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम मरकरी के साथ काफ़ी अच्छा रिएक्टिव रहता है, डिकम्पोज एवरी कूल्ड वाटर, लिब्रेशन हाइड्रोजन। यहाँ पे सिंपल बोल दिया जाता है कि जो एल्यूमिनियम है जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो AlOH3 की फॉर्मेशन होती, सॉरी AlOH ट्वाइस, थ्राइस, नॉट ट्वाइस, थ्राइस की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, तो सिंपल यहाँ पे अगर गैलियम और इंडियम की बात करें, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना ही तो ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है और ना ही गर्म पानी के साथ, किसी भी तरीके के साथ ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर रिएक्टिविटी टूवर्ड एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की बात करें तो बोरोन नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड एल्केलाइन वाज मॉडरेट टेम्परेचर। अब जो बोरोन होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना ही ये एल्केलाइन के साथ रिएक्ट करता है मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर मतलब ना ही तो ज़्यादा टेम्परेचर ना ही ज़्यादा कम, मतलब थोड़ा सा गर्म सा, थोड़ा सा गर्म। ओके, तो एल्केलाइन कौन से होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर फर्स्ट जो सीरीज होती है सोडियम पोटाशियम वाली सीरीज, वो उसको हम एल्केलाइन सीरीज बोलते हैं, और जो दूसरी सीरीज होती है मैग्नीशियम कैल्शियम वाली बेटा, उसको हम एल्केलाइन अर्थ मेटल सीरीज बोलते हैं। अगर बोरोन लो टेम्परेचर के ऊपर इनर्ट करता है, अच्छे से रिएक्ट कर जाता है लो टेम्परेचर के ऊपर, और बोरोन हमेशा कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ वेरी रिएक्टिव होता है, HNO3 के साथ एट अ हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है, वो कौन सी है, बोरोन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड हीट, तो हमारे पास बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। बेटा यहाँ पे जो बोरिक एसिड होता है वो डॉक्टर यूज़ करते हैं जब आइज़ को वॉश करने के लिए, हम आई ड्रॉप के माध्यम से इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजन। अब हैलोजन के साथ बोरोन फैमिली हैलोजन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास ट्राई हैलाइड की फॉर्मेशन करता है। जब भी हम किसी भी बोरोन फैमिली के एलिमेंट को रिएक्ट करवाते हैं हैलोजन फैमिली के साथ, कंपाउंड के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास ट्राई हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। ओके,
तो नेक्स्ट है एसिड, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ जाता है लुईस एसिड कैरेक्टर। तो पूछ लिया जाता है अभी इनमें से किसका लुईस कैरेक्टर ज़्यादा है, किसका कम है। तो सिंपल क्या होगा, बोरोन का जो लुईस कैरेक्टर है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इंडियम। ओके बेटा, ये आप ध्यान से देख लेना, इजीली आप हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है बोरोन और एल्यूमिनियम के यूज़। बेटा ये तो सिंपल बातें हैं, इजीली आप देख लोगे और आई थिंक ये सभी को समझ आ भी जाएंगे इजीली। छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ना और याद कर लेना, ऐसा कुछ खास बात इसमें नहीं है हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरेन। ओके, तो बोरोन के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड रहते हैं, वो देखते हैं क्या है। बोरोन बोरेक्स फर्स्ट है हमारे पास, बोरेक्स। तो बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7 10 वाटर। तो ये क्या है, बोरेक्स और बोरेक्स, या हम इसको सोडियम टेट्रा बोरेट भी बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जो किससे बनता है, बोरेन से बनता है। अगर इसकी अक्रेंस देखें तो इंडियन जो लेक होती है उनके अंदर बोरेक्स की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। टाइबट के अंदर क्लेओन या फिर कैलिफोर्निया के अंदर ये हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है बोरेक्स। अब अगर इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर दी गई है। यहाँ पे 4 हमारे पास बोरोन कंपाउंड होते हैं, और बोरोन के साथ हमारे पास क्या लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है चारों के साथ। और हर बोरोन आप एक ब्रिज के साथ, ऑक्सीजन ब्रिज के साथ बाइंडेड रहता है। ओके, तो ये आप स्ट्रक्चर को देख लोगे। प्रेपरेशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स की अगर प्रेपरेशन की बात करें तो यहाँ पे फ्रॉम टिनकाल। तो टिनकाल को जब हम बॉइल वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमारे पास बोरेक्स के पीपीटी की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो दूसरी फॉर्मेशन यहाँ पे ये बनती है फ्रॉम कोलेमानेट। ओके, जब हम कोलिमानेट का फॉर्मूला क्या है, CA2B6O11। जब हम कोलिमानेट को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीटी बनते हैं, और साथ में बोरेक्स की फॉर्मेशन होती है, और साथ में हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो अगर यहाँ पे थर्ड प्रेपरेशन क्या होती है, बोरिक एसिड से। अब जब बोरिक एसिड को हम Na2CO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बोरेक्स और वाटर की फॉर्मेशन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ऑन कूलिंग क्रिस्टल ऑफ बोरेक्स सेपरेट आउट। तो यहाँ पे सिंपल एक लाइन है, देख लेना आप इसको। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स, अब यहाँ पे कुछ बोरेक्स की प्रॉपर्टीज़ है, इनको भी आप देख लेना बेटा। तो यहाँ पे क्या है, ये हमें बोरेक्स होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। ये हमें बोरेक्स डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एल्केलाइन सोल्यूशन ड्यू टू द हाइड्रोलाइसिस। ओके, जब भी हम बोरेक्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है हमारे पास, और ये आप सारी रिएक्शंस को इजीली ध्यान से कर लोगे। ओके, तो यूज़ ऑफ बोरेक्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है हमें पता है। लैब्स के अंदर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास के लिए यूज़ हो सकता है, कैंडल इंडस्ट्रीज़ में के अंदर इसका यूज़ होता है, मेडिकल सोप बनाने के लिए यूज़ होता है, और ऑप्टिकल ग्लास के अंदर यूज़ होता है, और यूज़ करते हैं हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर या फिर क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो है ऑर्थोबोरिक एसिड। आपको पता है ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे बेटा। ओके, तो वैसे भी है हमें पता है जो ये तो हमने पहले डिस्कस किया था। चलो बेटा, अगर नहीं किया हमने, वो पैरा पोजीशन कौन सी होती है, मेटा कौन सी होती है, और ऑर्थो कौन सी होती है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो के अंदर ये करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, तो मैं आपको जो मैप पे ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, बोरिक एसिड इज़ अ ट्राइवेलेंट नेम ऑफ द ऑर्थोबोरिक एसिड
जब भी ये क्या होता है ट्राइबल होता है, मतलब बोरिक एसिड को 3 बोरिक एसिड आपस में मिल के ट्राइबलेंट बनाते हैं तो ऑर्थो बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम नेम देते हैं। तो प्रेपरेशन ऑफ बोरिक एसिड क्या होता है, बोरेक्स, जब हम बोरेक्स को HCl और वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है और साथ में NaCl की फॉर्मेशन होती है। ओके बच्चों, और साथ में HCl की जगह पे अगर हम H2SO4 का भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में हमारे पास साथ में जो बाय प्रोडक्ट है वो Na2SO4 की फॉर्मेशन करेगा। अब दूसरा है कैल्मिनेट। ओके, तो यहाँ पे जब कैल्मिनेट में को एक्सेस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमारे पास CaOH ट्वाइस और साथ में बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ओके, सिंपल यहाँ पे रिएक्शंस है, इनको देखना, और बहुत सारी रिएक्शंस होती है बेटा, यहाँ पे बुक के अंदर बहुत सारी है, यहाँ पे सिर्फ मेन रिएक्शंस लिखी जाती है ताकि आप इजीली जो मेन हैं वो आप यहाँ पे नोट करो। अपनी बुक में से सारी रिएक्शन को देख के एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना इनकी। ओके, तो नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरोन कंपाउंड। अब जब भी हम बोरोन कंपाउंड को का हाइड्रोलाइसिस करते हैं वाटर के साथ, तो क्या होगा, बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, साथ में HCl की फॉर्मेशन होती है। ओके बेटा, तो इजी है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरिक एसिड, यहाँ पे बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ है कुछ, वो आप देख लेना। यहाँ पे इट इज़ अ बाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद अ सॉफ्ट सोपी टच। तो सिंपल है बच्चों, ये पढ़ने से तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, आप इनको पढ़ के देखना इजीली, किसी भी पॉइंट में आपको डाउट नहीं होने वाला। इसी तरह यहाँ पे नीचे यूजेस आ गए, इनके यूज़ देखना कौन कौन से हैं, तो बाकी सारा इजी रहेगा ये सारा टॉपिक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। बच्चों यहाँ पे जो बोरिक एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर होती है, बोरोन के साथ 3 अपने पास OH ग्रुप लगे होते हैं, ये हमारे पास सिंपल बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर रहती है। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है, बोरोन हाइड्रेट। तो यहाँ पे बोरोन फॉर्म अ नंबर ऑफ हाइड्रेट, बहुत सारे नंबर ऑफ हाइड्रेट फॉर्म करता है बोरोन, हैविंग द जनरल फार्मूला, जिसके पास जनरल फार्मूले, 2 तरह के जनरल फार्मूले होते हैं, BnHn+4 एंड BnHn+4। ओके, तो यहाँ पे दीज कंपाउंड ऑफ बोरेन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड बोरेन्स, जिसको हम बोरेन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल B2H6 V4H10 B5H11 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इतने सारे हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमें डाइबोरेन को एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि डाइबोरेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप इनको ध्यान से देखना। ओके बच्चों, तो देखते हैं क्या होता है डाइबोरेन। अब डाइबोरेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ 1s2 2s1 2px1। तो ओके, इसमें तो टोटल 5 भी होते हैं, तो यहाँ पे टोटल हमारे 5 इलेक्ट्रॉन इजी रहेंगे। तो अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो S के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसने 2s के पास 2 होते हैं, तो ये एक्साइट करके एक Y को हमने दे दिया। ओके जी, एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं बेटा। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। ओके, अगर एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे S वाला अपना एक्साइट करके P वाले में चला जाएगा। ओके, ये हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टरों के अंदर। इट हैज़ ओनली 3 इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबल फ्रॉम शेयरिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शेयरिंग में अवेलेबल होते हैं। इफ़ ईच बोरोन एटम इज़ B2H6 फ्रॉम 3 कोवेलेंट बाउंड, इसके अंदर 3 कोवेलेंट बाउंड होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके अंदर 6 तो होते हैं बोरोन हाइड्रोजन बाउंड बनाए हुए, और एक होता है बोरन बोरन बाउंड होता है। ओके, फ्रॉम द ज्वाइनिंग स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ C2H5 की तरह, मतलब ये दो ऐसे लगता है कि C2H5 हमारे पास 2 अलग अलग स्ट्रक्चर जो आपस में ज्वाइन लगते हैं, बट दीज आर 12 इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 फ्रॉम 2 बोरोन एटम के लिए और 6 होते हैं हाइड्रोजन एटम के पास, अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग। सो B2H6 मॉलिक्यूल इज शॉर्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट कैन नॉट हैव structure similarly to
C2H6, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज शो ब्रिज स्ट्रक्चर ऑफ B2H4। यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है बेटा, देखो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, दो बोरॉन एटम होते हैं और दोनों एटम हाइड्रोजन ब्रिज के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखो ये हाइड्रोजन है, इस सेंटर में हाइड्रोजन लगाए हुए ऊपर और नीचे, और इनको डॉटेड लाइन से शो किया गया है। ओके, तो ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है ब्रिज बॉन्ड के साथ। और यहाँ पे जो ब्रिज बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर वाले का 133 pm बॉन्ड लेंथ रहती है, हाइड्रोजन बोरोन की नीचे वाले की कितनी बॉन्ड लेंथ रहती है, 119 pm। और जो यहाँ पे एंगल है, अगर हम हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन की बात करें बेटा, हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन बाहर वाले की तो क्या होता है 121.5 डिग्री का एंगल रहता है, और अंदर वाले का 98 डिग्री का एंगल रहता है। ओके, तो यहाँ पे इन दिस स्ट्रक्चर 4BH बॉन्ड आर कोवेलेंट एंड 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके अंदर 2 ऑन द लेफ्ट एंड 2 ऑन द राइट होंगे आर कॉल्ड द टर्मिनल हाइड्रोजन। इन चीज़ों को हम टर्मिनल हाइड्रोजन बोलेंगे। द टू अदर हाइड्रोजन एटम आर forming a bridge between two B atom and are called bridge hydrogen. Okay, for two such bridge bond there is available at a total 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो सिंपली इसको पढ़ लेना तो हो जाएगा, इतना कोई टफ टॉपिक ये नहीं है। ओके, जो ये ब्रिज बॉन्ड है वो कौन सा होता है, बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। बेटा ये सेंटर वाला जो हाइड्रोजन डॉटर लाइन के साथ जुड़ा होता है इसको ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं हम। और कई बार तो हम इसको बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ब्रिज बॉन्ड या हम बनाना बॉन्ड भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, जो बनाना बॉन्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बोरोन के एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो क्या होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में 1 होता है। एक्साइट होने के बाद एस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पी में शिफ्ट कर दिया तो ये एक्साइटेड स्टेट होगी। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइ में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओके, तो क्योंकि बोरोन के पास एक एम्प्टी sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिड भी प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास टेट्रा हाइड्रिड, जब 2 टेट्रा हाइड्रिड BH3 आपस में, तो देखो 3 के पास जो यहाँ पे लूप दिखाई दे रही है ना आपको, 3 के पास तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 ने तो क्या बना लिया, अपना बॉन्ड बना लिया। एक होता है जो एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एज इट इज पड़ा है, तो यहाँ पे एक फर्स्ट के पास भी एम्प्टी पड़ा है, दूसरे के। अब ये एम्प्टी क्या करेंगे, जो फिल वाला होता है उनके एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रॉन अपना एज इट इज एम्प्टी ही खाली उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह से ये बनाना बॉन्ड की शेप ले लेता है। ओके बेटा, तो दस डाइबोरेन कंसिस्ट ऑफ 2 central BH bond and the 3 covalent central BHB बॉन्ड प्रोड्यूस करता है। तो बनाना बॉन्ड को हम इस तरह से नीचे जो स्ट्रक्चर दिए गए ऐसे हम शो कर सकते हैं। तो इजी है ये सिर्फ आपने डायग्राम बनानी है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो नेक्स्ट जो आ जाता है हमारी प्रेपरेशन ऑफ अ डाइबोरेन। अब डाइबोरेन की प्रेपरेशन क्या होती है, जब हम सोडियम हाइड्राइड को आयोडीन की प्रेजेंस के आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ पॉलीएस्टर या फिर ग्लाइमीन के साथ, तो हमारे पास डाइबोरेन की फॉर्मेशन होती है, वो भी 98% जेल्ड के साथ। ओके, तो हमारे पास साइड प्रोडक्ट बनता है NaI और सोडियम आयोडाइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके बच्चों, तो सिंपल नीचे भी कुछ एग्जाम्पल दी गई है, ये सारी आप पढ़ लेना बेटा, इसमें इतना कुछ बाकी एग्जाम्पल देखने से आपको पता चल जाएगा कि कैसे बन रहा है। ओके, तो अगर नहीं पता चला बेटा तो कमेंट करना, तो इसकी पूरी रिएक्शन हम अब बाद में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे जब स्कूल लगेगा तो हम इन पूरी रिएक्शंस की रिवीजन वहाँ पे कर ही लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है यूजेस। अब यूजेस काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं डाइबोरेन के, तो डाइबोरेन इज यूज टू प्रिपेयर अ नंबर ऑफ अदर बॉन्ड हाइड्रो सच एज LiBH3। बेटा ये कुछ हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है।
नेक्स्ट है इट इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर इसको हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर लेते हैं। इट इज़ यूज एज द फ्यूल, इसको फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं सुपरसोनिक रॉकेट्स के अंदर। ओके, तो सिंपल कुछ यूजेस थे इसके। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा आज के इस टॉपिक के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। इसके अंदर हमने बोरोन फैमिली को एक्सप्लेन किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, रिएक्टिविटी को पढ़ा, और कुछ उसके यूजेस देखे हमने बोरोन और एल्यूमिनियम के, और साथ में हम सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरेक्स वो पढ़ा। ठीक है जी। और यहाँ पे स्ट्रक्चर देखी, बोरेक्स की देखी, ऑर्थो बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखी, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और साथ में यूजेस पढ़े उसकी। ठीक है जी। तो डाइबोरेन पढ़ा, उनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को पढ़ा, और उसके कुछ यूजेस देखे। तो आज के लिए हम इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे। तो लास्ट पे आपको यही कहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू बेटा।